हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा वर्मा। और इस साल मैंने बैंकिंग के 4 मेजर एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस एसओ। और आज मैं अपने स्ट्रैटेजी सेशंस में आपके लिए लेकर आई हूँ क्वांट्स की वीडियो कि प्रीलिम्स एग्जाम में हम क्वांट सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ, आपके कौन कौन से डाउट्स को मैंने आज कवर किया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट हमारा रहता है कि हम प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे एक तो हमें टॉपिक्स का आइडिया नहीं रहता कि कौन कौन से आते हैं, हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट रहता है कि कैलकुलेशन स्पीड हमारी कैसे इम्प्रूव होगी। बहुत बच्चों ने मुझे लाइव सेशन में भी उस दिन बोला था कि मैम हमारी कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही, उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको आज ज़रूर से बताऊंगी कैलकुलेशन स्पीड पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपका कुछ लोगों के डाउट थे कि हम डीआईज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं ये भी बताऊंगी आज आपको वीडियो में कि डीआई को हम कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हम मैथमेटिक जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं उसको हम स्किप कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम क्वांट्स के सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है, तो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी आज आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएगी। इसके बाद अगर हमने मॉक अटेम्प्ट कर लिया तो हमें उसका एनालिसिस भी करना चाहिए, तो पता होना चाहिए आपको कि एनालिसिस को कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में कवर करूँगी। तो सबसे पहले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। जो मेनली प्रीलिम्स एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस को हम देखते हैं, मेनली सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लगभग 5 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रहते हैं। इसके बाद हमारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। ये जनरली 2 तरीक़ों से आती है, या तो आएगी आपके एग्ज़ाम में रॉन्ग नंबर सीरीज़ या फिर आएगी मिसिंग नंबर सीरीज़। और मैक्सिमम इसके 5 क्वेश्चंस ही आते हैं, चाहे वो पीओ का एग्ज़ाम हो चाहे वो क्लरिकल एग्ज़ाम हो। आपको 5 क्वेश्चन से ज़्यादा देखना बहुत कम मिलेगा। जो इन जनरल मुझे फील होता है, मुझे मिसिंग नंबर सीरीज़ थोड़ी आसान लगती है एज़ कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्योंकि रॉन्ग नंबर में आपको आइडिया नहीं लग पाता कि कौन सा एलिमेंट रॉन्ग होगा। तो हमें एक चीज़ लेके चलनी होती है कि हम पहले ही सोचें कि पहला एलिमेंट ही रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग बाकी एलिमेंट्स को हम सेट करने की कोशिश करें। तो मुझे थोड़ा लगता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ कंपैरेटिवली टफ हो जाती है अटेम्प्ट करना। इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी लगभग आपको 5 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। इसके बाद हमारी डीआई आती है। डीआई हमारी काफ़ी तरीके से आती है, कई तरीके की डीआई होती है, जैसे लाइन ग्राफ की डीआई हो गई, बार ग्राफ आ गया आपका, कोई पाई चार्ट आ गया, या फिर आपकी कैसलेट डीआईज होती हैं। कैसलेट डीआई थोड़ी बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होती है और वहाँ से कंटेंट देख के आपको खुद डिकोड करना रहता है इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद हमारा रेडार डीआई आती है। अभी तक वैसे मैंने प्रीलिम्स एग्जाम में रेडार डीआई के क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, बट हू नोज़ कि इस साल अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रेडार डीआई के क्वेश्चंस को भी आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस। हू नोज़ अगर हमारे एग्ज़ाम में इस साल आ गए तो हमें अटेम्प्ट करने आनी चाहिए। डीआई के क्वेश्चंस लगभग आपके 3 से 4 डीआई आती हैं एंड हर डीआई में आपके अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चंस ही रहते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको किसी डीआई में नहीं मिलेंगे। तो अगर हम मोटा-मोटा देखें तो 12 से 15 क्वेश्चंस इसके मैक्सिमम बन जाते हैं हमारे डीआई से। इसके बाद हमारे अर्थमेटिक क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जिनकी हमें प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी चाहिए। तो हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि हम कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें। उस दिन लाइव सेशन मैंने किया था तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये से हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर जैसे आपने स्कूल में ABCD याद की होगी अपने, तो आपको पता है कि भाई A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। आपको ऐसे माइंड में ना सोचना नहीं पड़ता, आपसे जैसे ही किसी ने बोला फटाक से आप आंसर दे देते हो कि A के बाद B आएगा। तो इसी तरीके से जो चीज़ें मैंने ये यहाँ लिस्ट आउट की हैं, ये सब आपको अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए।
हमें टेबल्स 25 तक की एटलीस्ट याद होनी चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेट करने बैठे कि 25 सेवन क्या होता है। आपको टिप्स पे होना चाहिए कि ये टेबल्स मेरी 25 तक मुझे डेफिनेटली आती हूँ। इसके बाद स्क्वायर्स आपको 50 तक याद होनी चाहिए। आप देखेंगे मोस्टली जो हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं या और चीज़ें हैं, वहाँ पर हमारे स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब रूट्स, ये सब चीज़ें डायरेक्टली यूज़ होती हैं। तो इन चीज़ों को जब तक आप टिप्स पे याद नहीं करेंगे, आप हमेशा उनको कैलकुलेट करने बैठेंगे, और अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी आपकी वहाँ वेस्ट हो रही हैं, तो वो क्यूमुलेटिव जब आप छोटे छोटे फ्रैक्शंस को करोगे तो वो कहीं ना कहीं 1 मिनट बन जाएगा, और 1 मिनट में हो सकता है आप अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना टाइम आपका सेव हो सके इन चीज़ों से, उन्हें आपको सेव करना है। तो वो सेव कैसे हो सकता है? जब आपकी ये चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होंगी। 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं। आप एक नोटबुक ले लीजिए, वहाँ पे इन सब चीज़ों को नोट करके एक बार में रख लीजिए, और रिवाइज़ करते रहिए उनको। दिन में 2 बार 3 बार आपने एक बार नज़र फेर ली, उसके बाद ठीक है आपने किसी नोटबुक में लिखा कि मुझे 44 का स्क्वायर, आपने खुद को ही क्वेश्चंस दे दिए कि ठीक है 17 का स्क्वायर लिखना है। इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और खुद ही उनको फिर चेक कीजिए। आपको स्क्वायर रूट निकालने आने चाहिए। जैसे मोस्टली जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन क्या होता है, लेट्स सपोज 1295 उसने लिख दिया, 1295 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर आपको ऐसे स्क्वायर रूट दे रखा है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, तो आप इसको डायरेक्टली 36 ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद ही नहीं होंगे, तो आप पहले इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे, आप बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे कि ये किसके पास बैठ रहा है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसे ही क्यूब रूट की चीज़ें हमारी आती हैं, अगर आपको पता है, आपकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वहाँ लेट्स सपोज वो आपको 1330 लिख के दे देगा, और यहाँ लिख देगा कि आपको इसकी 1 की पावर 3 निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 11 का हमारा क्यूब रहता है वो 1331 होता है। तो इससे आप डायरेक्टली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये 11 होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में लिखने लग जाएंगी, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे इसमें। तो आपको 1 महीने बाद रिजल्ट दिखना शुरू हुआ कि मेरी कैलकुलेशंस इम्प्रूव हो गई, मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, मेरा टाइम सेव होने लग गया है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन रहती है कि दो नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आमतौर पे आप कोई भी क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही करना ही पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको आना चाहिए कि आप मल्टीप्लिकेशन कितनी जल्दी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, 26 और 22 को। अब इसको करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप भाई 2 × 6 करके आप यहाँ लिख रहे हो ऐसे, या आपको डायरेक्टली 22 की टेबल आती है, तो आपने यहाँ पे किया कि 22 6 132 होता है, आपने 13 यहाँ कैरी रखा, 44 में आपने 13 ऐड किया तो 57 हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा मेथड हो सकता है कि आपको 26 की टेबल याद हो, तो 26 2 52 होता है 2, आपने 5 यहाँ कैरी रखा, तो 26 2 52, 57 यहाँ हमने ऐसे लिख दिया। इसका तीसरा मेथड हो सकता है कि 26 इंटू 2 इंटू 11 कर दिया, आपने 22 को यहाँ ब्रेक कर लिया कि 2 और 11 में। तो यहाँ आपका क्या बना, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो ये क्या हो गया 52 इंटू 11। अगर आपको पता है कि आप इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 11 2 22 आपने यहाँ लिख लिया। या फिर और छोटा तरीका होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का कि आप 2 को यहाँ लिख लें, जो यहाँ पहला नंबर है 5 उसको यहाँ लिख लें, और बीच में इन दोनों नंबर्स का एडिशन कर दीजिए, तो 572। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अपने आप कैलकुलेशंस भी हो गई और आपका टाइम भी सेव हो गया। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कंसेप्ट वीडियोस देखने से ही पता चलेंगी। तो आप ज़रूर से कंसेप्ट वीडियोस देखना कि आप कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि ये टॉपिक्स आपको कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होंगे। इसके बाद हमारी माइंड कैलकुलेशन आती है। अब मतलब क्या है माइंड कैलकुलेशंस का, आपको पहले यही समझने की ज़रूरत है। तो माइंड कैलकुलेशंस यही होती हैं कि आप अपने माइंड में कितना सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैंने अब आपको यहाँ लिखा था कि 26 इंटू 22 करना है, लेट्स सपोज हमने 55 इंटू 7 किया है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको रिक्वायर्ड होगा कि मुझे तो पेन पेपर के यूज़ के बिना मैं इसको लिख ही नहीं पाऊँगा, और कुछ काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ ये नंबर्स अपनी स्क्रीन पर देखे और माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया कि ये क्या होगा, इसका आंसर 385 आएगा। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, मैंने अपने माइंड में ही इसको सॉल्व किया और सीधा इसका आंसर लिख लिया। तो ये चीज़ें आप
अपने माइंड में आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है कि आप खुद को ही क्वेश्चन असाइन कर रहे हैं एंड खुद ही आप उनको सॉल्व कर करके देख रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिए एंड आपके माइंड में ही कैलकुलेशंस होती रहें, आपको पेन पेपर यूज़ ना करना पड़े। और जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और आपका अपने आप ऑटोमेटिकली ना पेन और आपका ऑटोमेटिकली पेन ना पेपर पे चलने लग जाएगा, लेकिन आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि नहीं, मुझे पेन पेपर यूज़ ना करके अपनी स्क्रीन पे ही देखते देखते माइंड में इसको सॉल्व करके सीधा ये आंसर लिखना है। तो ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव बहुत अच्छे से करेंगी एंड आप देखना आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स भी दिखने शुरू होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, हाउ टू सॉल्व DIs। अब मैंने आपको बताया था कि DI हमारी काफ़ी तरीके की आती है। सबसे पहले हमारी जो DIs आती हैं वो होती हैं लाइन ग्राफ की DIs आती हैं, इसके बाद आपकी आती हैं बार ग्राफ की DIs एंड उसके बाद आपकी आएंगी रेडार DI आती है। ये अभी तक मैंने मोस्टली प्रीलिम्स एग्जाम में देखी नहीं है, बट हु नोज़ कि ये आ जाए आपके एग्जाम में, तो आपको आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हम रेडार DIs को अप्रोच कैसे करते हैं। तो ये वाले सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद हमारा पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट मैंने आजकल देखे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली डबल पाई चार्ट पे आते हैं। वो क्वेश्चंस को थोड़ा लेंथी करने के लिए आपको ऐसे ऐसे 2 पाई चार्ट बना के दे देंगे। यहाँ कुछ एक इन्फॉर्मेशन में आपको ऐसे डिवाइड कर देंगे डेटा को, यहाँ आपको हो सकता है ऐसे डिवाइड कर देंगे डेटा को, और यहाँ बोल देंगे, चाहे तो यहाँ परसेंटेज की फॉर्म में लिख देंगे, चाहे तो वो डिग्री की फॉर्म में लिख देंगे एंड आपको यहाँ पे एक नंबर दे देंगे। लेट्स सपोज यहाँ 4000 लिख दिया, यहाँ 2000 लिख दिया, यहाँ कुछ अलग न्यूमेरिक्स आपके यूज़ कर लें, यहाँ कुछ अलग न्यूमेरिक्स आपके यूज़ हो गए। तो वो सब चीज़ें देख के वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे आगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली डबल पाई चार्ट पे हमारे थोड़े लेंथी हो जाते हैं निकालने, तो इस तरीके के ज़्यादा बनते हैं आजकल। इसके बाद हमारा आता है कैसलेट DI। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे टिपिकल क्वेश्चंस लगते हैं एस्पिरेंट्स को, क्योंकि कैसलेट DI में क्या होता है, आपके पास एक पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ को आपको डिकोड करके खुद इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। तो यहाँ मैंने ये जितनी भी DIs आपके लिए यहाँ लिस्ट आउट की हैं, ये सारी ही DIs इंपॉर्टेंट बनती है। आपको हर DI के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो ये जनरली ये 4 DIs है, इसमें डेटा आपको खुद ग्राफिकल फॉर्मेट में दिया होता है। यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन ग्राफ में आपके लिए सपोज एक ऐसे आपने उसने एक इंडेक्स बना दिया, यहाँ आपकी लाइन बनी होगी, वो ऐसे ऐसे करके आपका डेटा यहाँ इनपुट में यहाँ आप देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिया होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ आपके फिगर्स लिखे होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी। तो ग्राफिकल जो डेटा रहता है उसको हमारे सामने खुद प्रेजेंट किया जाता है, तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके बाद में एक टेबल बना देंगे जिसको वो लोग कुछ फिगर, उसमें सपोज यहाँ ये फिगर इसने लिख दी और बाकी सब उसने ब्लैंक छोड़ दिए, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वहाँ उसकी कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके की DI हमारी लाइन ग्राफ की DI होती है। दूसरी होती है हमारी बार ग्राफ की DI। बार ग्राफ में आपके साथ ऐसे कर देंगे, यहाँ आपके 2-3 छोटे छोटे बार्स बना देंगे एंड उसमें बोल देंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन हमने रिप्रेजेंट किया। लाइक सपोज उन्होंने स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है, 5 स्कूल्स का डेटा लिया और 5 स्कूल्स में हर स्कूल में 3 सेक्शंस हैं। इस तरीके से वो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेट सपोज यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से आपका बार ग्राफ का DI आता है। उसके बाद जो हमारा होता है रेडार DI हमारा रहता है एक ऐसा ही आपका एक स्केल बना होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ऐसे थोड़ी अजीब अजीब शेप्स के अंदर बना के देता है। इसके बाद दूसरी वो ऐसे बना देगा, इसी के अंदर अंदर ना फिगर्स के अंदर अंदर डेटा बनता जाता है उसका। तो ये थोड़ी टिपिकल होती है, आपको डेटा देख के समझ आना चाहिए कि आप उसको कैसे लिख सकते हैं। पाई चार्ट का मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी बता ही दिया कैसे डेटा आता है। इसके बाद हमारा कैसलेट DI रहता है। इसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसलेट DI के। ये मैंने कैसलेट DI का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा है। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ है, तो अगर आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप देख के पैनिक कर जाएंगे ऐसे लेंथी से क्वेश्चंस को। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है करने का कि आप धीरे धीरे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। अब यहाँ पे लिखा है कि एक सॉफ्टवेयर फर्म में 1500 एम्प्लॉयज़ हैं, मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में आपको रेशो दे रखी है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखते ही काम ये होना चाहिए कि आप मेल को और फीमेल को दोनों को ही कैलकुलेट कर लें। लेट्स सपोज यहाँ पे 30x आपने निकाल लिया इज इक्वल टू 1500 हो गया। तो एक जो सिंपल x की वैल्यू है वो आपकी 50 आ गई, तो ये आपके मेल्स हो गए 850, फीमेल्स हो गई 650।
आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 5 लेवल्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब अगर ये 5 लेवल्स यहाँ लेके चल रहा है तो यहाँ पे इसने ये 5 डिफरेंट लेवल्स लिखे हुए हैं। अगर ये 5 डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे लेके चल रहा है, इसका मतलब आगे मेल एंड फीमेल में इसकी ये डिविजन करने वाला है। तो ये चीज़ें देखते ही आपके माइंड में खुद ब खुद स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे एक टेबल फॉर्मेट में डेटा बनाना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ एक टेबल फॉर्मेट में डेटा बना लिया, उसमें मैंने 5 सेक्शन यहाँ बना लिए। तो मुझे मालूम है ये मेल और फीमेल में डिवीजन करने वाला है आगे। तो यहाँ मेल आ गई, यहाँ फीमेल आ गई, यहाँ एनालिसिस हो गया, यहाँ डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग। ये मैंने डेटा को लिख लिया। इसके बाद इसने बोला कि 20% ऑफ फीमेल्स एनालिसिस में काम कर रही है। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन करने का भी तरीका हो सकता है, इंटू 28/100 लिख दिया। अब आपको देखना है कि मिनिमम टाइम में आप इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो 5, 13, यहाँ पे मुझे पता है 2 बचेगा, तो मैंने सीधा 14 लिख दिया। अब 13 इंटू 14 की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आती है, कैसे करेंगे आप 13 इंटू 14 की मल्टीप्लिकेशन? चाहे तो आप 13 स्क्वायर प्लस 13 कर दें इसको, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 169 में आप 13 ऐड करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा करना, तो ये 182 हो गया। तो आप सीधा सीधा यहाँ 182 लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, आप इस खुद इस पूरे टेबलर फॉर्मेट को एक बार अच्छे से फिल कर लीजिए एंड उसके बाद जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस होंगे वो आप एक बार में पढ़ के फटाफट यहाँ से, फिर वो जनरली आपकी एडिशंस पे मिलेंगे कि ठीक है मुझे एनालिसिस और डिज़ाइन में इतनी फीमेल्स काम कर रही हैं और टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग में इतने मेल्स काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में रेशियो क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे मोस्टली पूछते हैं कैसलेट डीआई में। जनरली कैसलेट डीआई जो है वो आसान आती है, लेकिन आपको ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होती है, तो ये डिकोड अगर आप कर लेते हैं ऐसे टेबलर फॉर्मेट में, इसको आप डेटा खुद बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। काफ़ी सारे लोग इसको डिकोड नहीं कर पाते, इसलिए उनको टिपिकल लगती है, लेकिन अगर आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है कि क्या हम अर्थमेटिक टॉपिक्स, हमारे इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, तो क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इनको स्किप कीजिए। एक बिग क्रॉस होगा मेरी तरफ से कि आप अर्थमेटिक टॉपिक्स को सबको कवर कीजिए। अगर ये है कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, तो मैं आपको लिस्ट आउट कर देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं और बाद में धीरे धीरे आप विद द टाइम आप बाकी क्वेश्चंस को भी करना शुरू करें। सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट रहता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए, आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। इसके बाद हमारे होंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। इस पे आपको मेंस एग्जाम में डीआई भी मिलेंगी, तो इस क्वेश्चन तो इस टॉपिक को अगर आप पहले से प्रिपेयर करके चल रहे हैं तो आपको मेंस के लिए भी एडवांस प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इसके बाद हमारे ट्रेन्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको इतना टाइम लग रहा है, दो ट्रेन्स के बीच में आपको निकालना है रिलेटिविटी। जो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस रहते हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद जो हमारा आएगा एक मिक्सचर एंड एडिगेशंस का हमारा टॉपिक रहता है कि आपको दो मिक्सचर्स दे देंगे एंड उनको बोलेंगे कि हमने आपस में मिक्स कर दिया या इतनी रेशियो में मिक्स किया, तो बताओ फाइनल क्वांटिटीज़ क्या होंगी। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एक आसान टॉपिक आता है एवरेजेस का। ये हमारा आसान रहता है और आपको थोड़ा निकालना आना चाहिए, बस छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आप उन कैलकुलेशंस को फास्ट कर लेंगे कर लेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। इसके बाद हमारी कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर आप निकाल रहे हैं या आप इसका वाइस वर्सा कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ना थोड़ी जल्दी निकालनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, या आपने 1/4 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए 25% होता है। ये वाली जो फ्रैक्शन है ये जनरली हर किसी को आती होती है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं, लेट्स सपोज हमने 44.44% लिख दिया। अब हमें ये वाली फ्रैक्शन नहीं याद, हम कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, 11.11% बचा। और जनरली इस वाली फ्रैक्शन को हम लोग याद करके रखते हैं, ये 1/9 होती है। तो आप बस सीधा सीधा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 4/9 हो गया। अब आप खुद निकाल के देखेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली 44.44% आ जाएगा।
तो ये चीज़ें आपके दिमाग में खुद आनी चाहिए कि ठीक है 44.44% ये जो कन्वर्जन है इनको मैं खुद कर लूँ। तो अगर आप ये वाले टॉपिक्स भी एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो पार्ट है अर्थमेटिक का वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हम अटेम्प्ट कैसे करें कॉन्ट सेक्शन को, कि हम अपना टाइम भी सेव करके मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, जिससे कि हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इस सेक्शन को अटेम्प्ट करती थी, कि मैं यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैक्सिमम स्कोर गेन करती थी। तो मेरा काम होता था, एग्ज़ाम में हमारे 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढती थी जो होते थे नंबर सीरीज़ के, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये आपके क्या होता है, आपके किसी भी शिफ्ट में लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, मतलब वो 2 ही टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको देते हैं, तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं देते। तो यहाँ आपके 2 ही टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं। अब आपको नहीं पता कि आपके शिफ्ट में कौन से वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, कौन से वाले नहीं होंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आप क्वेश्चंस ढूंढें, नंबर सीरीज़ के ढूंढ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के ढूंढ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम रहता था कि मैं इन क्वेश्चंस, जो मेरे 10 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेती थी। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप 3 से 4 मिनट के बीच में आप इन क्वेश्चंस को, या मैक्सिमम आप 5 से 6 मिनट तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे तो आपको जो ये वाले सेक्शन है अपने DI और अर्थमेटिक, उनको करने का टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा। तो ये जो हमारे DI के क्वेश्चन है, ये लगभग हमारे 3 से 4 DI आती है, और हर DI में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप मैक्सिमम मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस आपके इसके होंगे। रेयर केस में 20 आते हैं, नहीं तो 15, मैक्सिमम 15 ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो 25 क्वेश्चंस आपके ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के बारे में, या बस सोच रहे हैं कि मेरा लगभग मिनिमम से स्कोर आ जाए, तो आप ये वाले सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे लगभग 10 रहते हैं, मतलब 5 से 10 के बीच में ये क्वेश्चंस वेरी करेंगे आपके। और अगर ये 10 नंबर का आ रहा है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 10 मार्क्स भी पेपर में छोड़ना। अगर पेपर इजी शिफ्ट का आया है तो आपको 10 क्वेश्चंस में से लगभग 6 से 7 तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे कि आप एक ओवरऑल अच्छा स्कोर लेके आ पाए। तो इसी तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। अगर मैं यहाँ टाइमिंग्स की बात करूँ तो DI के क्वेश्चंस आपके लगभग 8 से 9 मिनट के बीच में सॉल्व हो जाने चाहिए, जिससे कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस के लिए लगभग आपके पास 7 से 8 मिनट बच जाए। अब आपको खुद अपनी स्पीड को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके ये जो इजी पोर्शन है, इसको आप 3 से 4 मिनट के बीच में कवर कर रहे हैं। जो DI वाला सेक्शन है आपका, जो DI वाला सेक्शन है उसे आप 8 से 9 मिनट के बीच में कवर कर लें, और जो आपके अर्थमेटिक क्वेश्चंस बच गए उन्हें आप 7 से 8 मिनट के बीच में कवर कर लें। इसी तरीके से आप 35 क्वेश्चंस अपने पूरे अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में। अगर कोई सेक्शन इनमें से हार्ड आता है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो उनमें आपकी 100% एक्यूरेसी रहे। अगर 100 नहीं भी आ पा रही तो एटलीस्ट 95% आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए। स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्यूरेसी रहती है एग्ज़ाम में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सेक्शन कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स के मॉक को। तो जब भी आप अपना प्रीलिम्स का मॉक एनालाइज करें, या आप मेंस का भी मॉक एनालाइज कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि टाइमिंग। आपने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया, क्या एक्चुअल में वो इतना टाइम ही लग के सॉल्व होने वाली चीज़ थी, या आप उसमें कुछ कम टाइम भी लगा सकते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ नोटिस करनी है कि यहाँ आपका कितना टाइम लग रहा है। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन था जिसे आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहाँ आपने 45 सेकेंड लगाए हैं। तो आपको इंडिविजुअल, जब आप क्वेश्चंस की टाइमिंग्स को नोट करेंगे तो वहाँ आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि मैंने 15 सेकेंड्स को एक्स्ट्रा यहाँ टाइम लगाया है कि मैंने यहाँ 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लिए हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो 15 सेकेंड्स मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, नेक्स्ट टाइम मेरे ये 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ना लगकर वो 30 सेकेंड्स में ही सॉल्व हो जाए। इसके बाद जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हमारे होते हैं
और जो मिस क्वेश्चंस मतलब जो आपके क्वेश्चंस रह गए थे अटेम्प्ट करना, वो आपको सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शॉर्टकट ट्रिक्स आपको देखनी चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन में अगर आप एक्स मान के लेट कर करके सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, जबकि अगर आप लेट्स सपोज हमने एक मिक्सचर मान लिया, यहाँ पे ए मिक्सचर है, यहाँ पे बी मिक्सचर है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी 4:7 में, यहाँ एक क्वांटिटी 7:4 में है। हमने इन दोनों क्वांटिटी को मिक्स कर दिया किसी ऐसी रेशो में कि यहाँ क्वांटिटी 5:6 हो गई। तो मुझे बताने कि मैंने किस रेशो में इन दो क्वांटिटीज़ को मिक्स किया था। तो इसके करने के लिए अगर आप इसको एक्स लेट करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको लिखें कि यहाँ पे जो ए का एक पार्ट है वो 4/11 है, यहाँ पे 7/11 है, और जो फाइनल मिक्सचर है वो आपका 5/11 आना चाहिए। तो बस यहाँ से आप क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 7 में से, मतलब आपको 11 एलिमिनेट करना है तो हर जगह आप चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉमन, तो आपका ये हर जगह से ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो लास्ट में चीज़ बचेगी 4, 7 एंड 5, यहाँ आपने क्रॉस सब्ट्रैक्शन लगाया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब इस क्वांटिटी को मैंने 2 लिया है, इसको 1 लिया है, और इसको लेने के बाद ये मेरा 5:6 आया। आप खुद सोच के करके देखिए कि अगर आप 4x लेट कर रहे हैं, फिर इसको 7x कर रहे हैं, फिर यहाँ y करेंगे, यहाँ पे भी y करेंगे, फिर यहाँ x + y हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसी जो ये छोटी ट्रिक्स होती हैं कि आप ऐसे मिक्सचर को मान लें और इस तरीके से सॉल्व करें, तो आपको ऐसी वाली चीज़ों पे फोकस करना है कि ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिल जाएं, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे आप अपने सेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपकी वीडियो, एंड आपके जितने भी डाउट्स थे क्वांट्स एग्जाम को लेके मैंने सब कवर कर दिए हैं। मेरी अपकमिंग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम मेंस मॉक को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या उसमें सिलेक्टिव स्टडी हमें करने की ज़रूरत है कि हमारी कट ऑफ तो क्लियर हुई हो और हमारा एक स्कोर भी अच्छा खासा बूस्ट हो जाए। तो stay tuned for my next video, and thank you for watching this. All the best for your preparation.